नमस्कार, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 साइंस में बायोलॉजी का लेसन नंबर 11 जिसका पार्ट अपने आज 12वां पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसके श्वसन के बारे में पढ़ा कि श्वसन गुणांक किसे कहते हैं और श्वसन गुणांक है वो विभिन्न प्रकार के जो श्वसनाधार हैं उसमें किस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण होता है, उनका आर का मान क्या होता है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपने इस वीडियो में श्वसन का महत्व और उसके बाद में श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में ये आपका आज लेसन कंप्लीट है। तो स्टार्ट करते हैं श्वसन का महत्व। तो श्वसन का वास्तव में क्या महत्व है, जैसे अपने जानते हैं जीव जंतु हैं तो सजीव वस्तुएं जितनी भी जैसे सजीव में जीव जंतु और पौधे ये सभी सजीव हैं। श्वसन क्रिया में सभी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो बालकों में भी उसी प्रकार से श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बालकों में श्वसन का क्या महत्व है, तो फर्स्ट तो इसमें श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा ये पौधों के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उपयोग की जाती है। श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा पौधों की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उपयोग की जाती है। फिर सेकंड क्या है इसके बारे में, इस क्रिया के फलस्वरूप विभिन्न मध्यवर्ती रासायनिक पदार्थ बनते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप विभिन्न मध्यवर्ती रासायनिक पदार्थ बनते हैं। रासायनिक पदार्थ बनते हैं और श्वसन क्रिया में निकलने वाली CO2 है ये वायुमंडल में गैसीय संतुलन बनाती है। श्वसन क्रिया में निकलने वाली CO2 से श्वसन क्रिया में निकलने वाली CO2 से वायुमंडल में गैसीय संतुलन बना रहता है। वायुमंडल में गैसीय संतुलन बना रहता है। गैसीय संतुलन बना रहता है। इसके अलावा श्वसन का क्या महत्व है, इस क्रिया में जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ, इस क्रिया में जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ सरल व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। घुलनशील भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये श्वसन में महत्व है। इसके बाद लास्ट है यह क्रिया संचित ऊर्जा को काम आने वाली ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यह क्रिया
संचित ऊर्जा को काम आने वाली ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो इस तरह से ये पादपों में श्वसन का महत्व है, जिसमें क्या विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती है, इसके द्वारा विभिन्न मध्यवर्ती रासायनिक पदार्थ बनते हैं और जो CO2 निकलती है वो वायुमंडल का संतुलन बनाए रखती है। श्वसन क्रिया में जटिल और अघुलनशील पदार्थ होते हैं वो सरल व घुलनशील पदार्थों में बदलते हैं और इसमें जो ऊर्जा संचित की जाती है वही आगे कार्य करने वाली ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ये श्वसन का महत्व है। इसके बाद में श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। तो श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक वायुमंडल यानी भौतिक कारक भी होते हैं और कुछ पादपों के अंदर पाए जाने वाले कारक भी होते हैं। तो इसमें दो भागों में बांटा गया श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को, बाहरी कारक और आंतरिक कारक। तो फर्स्ट है इसमें बाह्य कारक और सेकंड है आंतरिक कारक। आंतरिक कारक बाह्य कारकों में कौन से पर्यावरणीय कारक होंगे और आंतरिक कारकों में पत्ती के अंदर पाए जाने वाले कारक होंगे। फर्स्ट इसमें बाह्य कारक। बाह्य कारकों में एक नंबर तापमान, तो तापमान है, इसकी एक निश्चित सीमा तक जब वृद्धि होती है तो श्वसन दर क्या बढ़ती है, लेकिन अगर निश्चित सीमा से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो श्वसन की क्रिया वह रुक जाती है। तो अनुकूल टेम्परेचर कितना है श्वसन के लिए? श्वसन के लिए अनुकूल तापमान 5 से 35 डिग्री सेल्सियस है। यदि इससे कम या अधिक हो जाए तो श्वसन की क्रिया प्रभावित होती है। और इस नियम के अनुसार तापमान में वान टॉफ के नियम अनुसार, वान टॉफ के नियम अनुसार तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर श्वसन दर दोगुनी हो जाती है। वृद्धि करने पर श्वसन दर दोगुनी हो जाती है। श्वसन दर जिसे यानी अपने 10 डिग्री मान बढ़ाते हैं तो श्वसन दर कितनी दोगुनी हो जाती है और कम करते हैं उतनी श्वसन दर कम होती जाती है। यानी ये प्रभावित करने वाला कारक इस तरह से होता है। इसके बाद में सेकंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा भी प्रभावित करती है श्वसन की दर को। निश्चित सीमा से
निश्चित सीमा में ऑक्सीजन होने पर श्वसन क्रिया नियमित रहती है। यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित हो तो अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन क्रिया होती है। तो अवायवीय श्वसन क्रिया होती है जिसमें ऊर्जा कम बनती है, जिसमें ऊर्जा कम बनती है। तो एक कारक ये हो गया ऑक्सीजन। इसके अलावा फिर आगे है जल। तो जल कैसे प्रभावित करता है? जल उपापचयी क्रियाओं के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। जल क्या करता है? एक उपापचयी क्रियाओं के लिए जल एक माध्यम का कार्य करता है। यदि जल में होगा तो समस्त उपापचयी क्रियाएं रुक जाएंगी। यदि जल क्या होगा तो सारी इसमें उपापचयी क्रियाएं रुक जाएंगी। इसके बाद में नेक्स्ट कार्य कौन सा? प्रकाश। तो प्रकाश पादपों को कैसे प्रभावित करता है? प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में ही श्वसन क्रिया चलती रहती है। यानी प्रकाश अनुपस्थित है तो भी श्वसन क्रिया होगी, अगर उपस्थित है तो भी श्वसन क्रिया होती है। लेकिन यदि प्रकाश उपस्थित है तो प्रकाश में ताप वृद्धि द्वारा श्वसन दर बढ़ती है। प्रकाश में ताप वृद्धि से श्वसन दर बढ़ती है और यदि प्रकाश तापमान बहुत कम है तो श्वसन दर कम होती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही तथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो पादपों में भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है, क्रिया द्वारा शर्करा का निर्माण होता है। शर्करा का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रभावित करती है श्वसन की दर को? इसकी सांद्रता बढ़ने से श्वसन दर कम हो जाती है। इसकी सांद्रता बढ़ने से यानी CO2 की मात्रा यदि बढ़ती जाएगी वायुमंडल में तो ऑक्सीजन कम मात्रा में होगी जिससे श्वसन दर कम होती जाएगी। श्वसन दर बढ़ने से इसकी सांद्रता बढ़ने से श्वसन दर कम होती है। श्वसन दर कम होती है और यदि इसकी मात्रा कम होती है तो श्वसन दर बढ़ती है। ये सारे वातावरणीय कारक थे। इसके बाद में सेकंड है आंतरिक कारक। तो पत्ती में पाए जाने वाले कुछ कारक होते हैं जो क्या श्वसन की क्रिया को प्रभावित करते हैं, जिसमें फर्स्ट है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य भी कैसे प्रभावित करता है? विभज्योतिकी कोशिका में जीव द्रव्य अधिक सक्रिय होने के कारण
इन कोशिकाओं में श्वसन दर अधिक होती है। विभज्योतकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य अधिक होने के कारण श्वसन दर बढ़ती है। सेकंड कौन सा श्वसनीय क्रियाधार, यानी जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होते हैं, ये श्वसनीय क्रियाधार होते हैं, ये भी श्वसन दर को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट कौन सा है, कोशिका की आयु। तो तरुण कोशिकाओं में श्वसन दर अधिक होती है और जो वृद्ध कोशिका होती है उनमें श्वसन दर कम होती है। तो कोशिका की आयु ये भी प्रभावित करती है। फिर आंतरिक कारक में लास्ट है चोट व घाव, यानी जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं या नष्ट हुई कोशिकाएं होती हैं उनमें श्वसन दर अधिक होती है। तो ये आंतरिक कारकों में जीवित में जहां पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहां श्वसन दर अधिक होती है। श्वसनीय क्रियाधार जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो तो उनमें श्वसन दर ज्यादा होती है। कोशिका की आयु तरुण कोशिकाओं में श्वसन दर अधिक और जो वृद्ध कोशिकाएं हैं पुरानी कोशिकाओं में श्वसन दर कम। चोट व घाव यानी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो तो उनमें श्वसन दर अधिक होती है क्योंकि वो श्वसन क्रिया द्वारा फिर आगे नई कोशिकाएं उन्हें मरम्मत करने में सहायता करती हैं। तो ये श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख पॉइंट्स थे। तो ये आज आपका लेसन नंबर 11 कंप्लीट होता है। तो आज आपको इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसे नोट करना है और